तो हे दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्टाफिंग। पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। पर्सनली मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। तो ऐसा मत सोचना कि यार कितना बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्ट ले लेके पूरा पढ़ डालेंगे। अब एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप 2021 के बोर्ड्स दे रहे हो तब तो आपको 1 to 4 पूरा चैप्टर पढ़ना है। और मैंने एक एक टॉपिक का वीडियो भी बनाया है। लेकिन अब चैप्टर नंबर 5 से जितने भी बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ कट हुआ है, या कोई ऐसे भी चैप्टर्स है जिसमें कट नहीं हुआ है। लेकिन भले ही किसी चैप्टर में टॉपिक कट हुआ है, लेकिन मैंने तो सब कुछ ही कवर किया है। तो अगर आप 2021 के बोर्ड्स दे रहे हो और अगर आप ये सोचोगे कि यार ये टॉपिक तो हमें नहीं पढ़ना है, तो आप चाहो तो उस टॉपिक पे अगर आप आते हो तो आप वो वाला पोर्शन स्किप कर देना, क्योंकि मैंने ये वीडियो अगले साल को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। बट मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप उस पोर्शन को स्किप मत करना। क्या पता मे भी ऐसा हो सकता है कि गलती से उस टॉपिक से कुछ ना कुछ आ गया, तो अगर आप ब्लैंक रहोगे उस चीज़ के बारे में तो आप फंस जाओगे। लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा तो लिख ही दोगे। लर्न मत करो, लेकिन एटलीस्ट समझ लो कि वो टॉपिक में है क्या। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ ने एकदम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। शुरू में तो कोई भी ऐसा सिस्टम था ही नहीं अच्छा वाला जिससे प्रोडक्शन कर सके। और पहले क्या करने लगे कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है लेकिन कम कॉस्टिंग पे, यानी उनको खर्चा तो कम करना है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाना है। इसके चक्कर में एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉइटेशन शुरू होने लगा। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में कुछ मैनेजमेंट लीडर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्शन करने में मशीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? ह्यूमन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ह्यूमंस ही होते हैं जो कि मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें एक साइंटिफिक सिस्टम की ज़रूरत है जिसके हेल्प से वो एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट कर सके, सिलेक्शन कर सके, अपॉइंटमेंट कर सके, प्रमोशन कर सके और ट्रांसफ़र कर सके, ट्रेनिंग कर सके। तो अब वो साइंटिफिक सिस्टम आया और उसका नाम हुआ स्टाफिंग। तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं पहले स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। जैसा कि आपको पता है 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। इन पांचों में से एक मैनेजमेंट का फंक्शन स्टाफिंग भी है। और डेवलपमेंट के लिए स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरह से प्लानिंग कर लिया, अच्छी तरह से आपने ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, लेकिन अगर आपने सही एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि अगर आपने सही तरह से स्टाफिंग ही नहीं किया, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो स्टाफिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं होता है। स्टाफिंग का मतलब ये नहीं होता है कि खाली एम्प्लॉयज़ को घुसेड़े, खाली एम्प्लॉयज़ की भर्ती करे, उसको स्टाफिंग नहीं बोलते हैं। लेकिन स्टाफिंग के अंदर और भी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सही तरह से सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना। In the short, it includes recruitment, selection, training, promotion, transfer, post-retirement activities, etc. इतना सारा कुछ होता है स्टाफिंग के अंदर। अब देखते हैं स्टाफिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो स्टाफिंग है ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है या कंट्रोलिंग है। सेकेंड है, इट इज़ अ पेरिनियल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक पेरिनियल प्रोसेस है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के बिना रह ही नहीं सकता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक एम्प्लॉयज़ रहेंगे, यानी कि तब तक स्टाफिंग चलता रहेगा। थर्ड है कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिलेशन। अब देखिए स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सही एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करें और उनका अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही
लिविंग फैक्टर होते हैं, उनमें कुछ फीलिंग्स होती है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो ह्यूमन है तो हम उनके साथ ठीक तरह से बिहेव करें। फोर्थ है स्टाफिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। अब ये जो स्टाफिंग है ये डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब अगर आप ठीक तरह से स्टाफिंग करोगे ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। फिफ्थ है रिलेटेड विथ अदर मैनेजरियल फंक्शन। अब ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ये कहीं ना कहीं स्टाफिंग से जुड़े हुए ही होते हैं। सिक्स्थ है वाइड स्कोप। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि यहाँ पर लेबर का वेलफेयर देखा जाए, बल्कि यहाँ पर ये भी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि हम कैसे सही तरह के एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करें, सिलेक्ट करें, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दे, कैसे उन्हें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रखें। यानी कि स्टाफिंग एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइड कॉन्सेप्ट है। सेवेंथ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, आप जो खर्चा करते हो रिक्रूटमेंट करने में, सिलेक्शन करने में, ट्रेनिंग करने में या डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये खर्चा मत मानो, ये खर्चा नहीं है, बल्कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है? देखो, क्योंकि अगर आज आप उन पे खर्चा करोगे, अच्छी तरह से उन्हें ट्रेनिंग दोगे, अच्छी तरह से उन्हें डेवलप करने की कोशिश करोगे, तो बाद में फ्यूचर में वो आपके ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो हम जो उन पे खर्चा कर रहे हैं उन्हें हमें एक्सपेंस नहीं मानना है, उन्हें हमें इन्वेस्टमेंट मानना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर स्टाफ नहीं है वो एक स्केलेटन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्केलेटन जैसा हो जाता है। भले ही आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महंगे महंगे मशीन हो, बहुत हैवी मशीन्स हो, लेकिन अगर उन्हें चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे, तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसे भी एक एक्सपर्ट ने सही ही कहा है कि माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। यानी कि आप अपने स्टाफ के लिए केयर करो, उन्हें संभालो, बाद में वो आपको संभालेंगे, आपके बिजनेस को संभालेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है ड्राइविंग फोर्स। तो अगर आपके बिजनेस यूनिट में कंटेंटेड यानी कि मेहनती और एफिशिएंट स्टाफ है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन के काम करेंगे। एक अच्छे स्टाफ के हेल्प से ही आप अपने बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाओगे। सेकंड है डायनेमिक एक्टिविटी। स्टाफिंग के हेल्प से क्या होता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाते हैं, इसीलिए हम इसको एक डायनेमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। थर्ड है इम्पॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो और भी सारे फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये सब कभी आगे नहीं बढ़ सकते अगर इन्हें करने के लिए अच्छा स्टाफ ही नहीं हुआ तो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? स्टाफिंग। फोर्थ है लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब देखिए, प्लानिंग को बिजनेस का ब्रेन कहा जाता है, लेकिन स्टाफिंग को तो एंटरप्राइज का लिम्स कहा गया है, यानी कि पूरा का पूरा शरीर कहा जाता है। फिफ्थ है जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग स्टाफ। अगर आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग अच्छे से करते हो तो इससे क्या होता है कि आपके जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो कंप्लेंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से समझ पाते हो और फिर तुरंत ही आप उन्हें सोल्यूशन भी दे देते हो। इससे क्या होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक सेटिस्फैक्शन होता है। सिक्स्थ है हार्मनी इन रिलेशन। अब ये स्टाफिंग की वजह से एक सेटिस्फैक्शन का इन्वायरमेंट बन जाता है, सेटिस्फैक्शन का माहौल बन जाता है, तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ और सारे के एम्प्लॉयर्स के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है। सेवेंथ है इंक्रीजेस द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग अच्छा है, यानी कि आपके बिजनेस में बहुत मेहनती और एफिशिएंट स्टाफ है, तो वो आपके बिजनेस के प्रेस्टीज को बढ़ाते हैं। एथ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से ही आपने स्टाफिंग करना भी शुरू कर दिया होगा, यानी कि स्टाफ को घुसाना बाहर निकालना, घुसाना बाहर निकालना, ये आपने चालू कर दिया होगा। तो ये जो स्टाफिंग है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही बार स्टाफिंग कर लोगे, एक ही बार स्टाफ सिलेक्ट कर लोगे तो वो लाइफ टाइम चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि स्टाफिंग किसका हिस्सा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है?
तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है और फिर उनका डेवलपमेंट किया जाता है ताकि बिजनेस एंटरप्राइज इजीली अपना ऑब्जेक्टिव पा सके। अब देखिए आजकल के बिजनेस एंटरप्राइजेस में क्या होता है कि उन्होंने एक अलग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही बना लिया है। जैसे उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट बनाया है, परचेज डिपार्टमेंट बनाया है, वैसे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बना के रखा है। और यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे यही स्टाफिंग का ही काम होता है। रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। अब देखिए आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है ह्यूमंस को, क्योंकि अगर आज आपके बिजनेस एंटरप्राइज में कोई बहुत एजुकेटेड पर्सन है लेकिन आपने उसे सही पोस्ट नहीं दिया है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो कल को जाके कोई और बिजनेस वाले आएंगे और उसको ख़रीद के चले जाएंगे। तो आज के ज़माने में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है एक स्टाफ का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले का जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि मैन पावर को लेके प्लानिंग की जाती है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पर स्टाफ का डेवलपमेंट कैसे हो वो देखा जाता है। तो सबसे पहला है कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि क्या हमें और स्टाफ की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत होती है तो नए स्टाफ को सिलेक्ट किया जाता है। सेकंड, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको अपने स्टाफ में थोड़ा रिडक्शन करना है, थोड़े लोगों को निकालना है, तो वो भी यहाँ पर किया जाता है। थर्ड, कौन किस पोजीशन पे काम करेगा वो भी यहाँ पर देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर स्टाफ का प्लेसमेंट भी किया जाता है। फोर्थ, ये लोग हमेशा इस चीज़ में लगे हुए रहते हैं कि उनके बिजनेस के जो स्टाफ है वो हमेशा ठीक तरह से एक्टिव होकर काम करते रहे, और ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो अपने स्टाफ का नॉलेज बढ़ाने में हमेशा लगे हुए रहते हैं। तो अब आता है कंसर्न विद कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है उनके काम के रिलेटेड जब भी उन्हें ज़रूरत होती है। सेकंड, यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है स्टाफ को। इसके अलावा उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है। थर्ड, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। फोर्थ, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन भी दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग, चौथा है डेवलपमेंट। इन चारों को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा कहा है कि अगर आपके बिजनेस में मेहनती, एक्सपीरियंस्ड, क्रिएटिव और ऑनेस्ट स्टाफ है तो वो आपके बिजनेस के असेट है। और आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप स्टाफ का रिक्रूटमेंट करो तो किस बेसिस पे करोगे, उनके क्वालिफ़िकेशन, उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके सिंसियरिटी लेवल को देखते हुए ही आपको उनका सिलेक्शन करना है, ना ही कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होके, यानी कि किसी की बातों में आके, या फिर करप्शन यानी कि कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है कि मेरे को सिलेक्ट कर लो तो आप उन्हें सिलेक्ट कर ले रहे हो, या फिर नेपोटिज्म के बेसिस पे आपको किसी भी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट नहीं करना है। तो अब फर्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जनरल मीनिंग में बोलूँ तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। तो मीनिंग पे आइए सीधा, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज़ एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप सही एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हो और फिर उन्हें अप्लाई करने के लिए कहते हो। यानी कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं, राइट टाइम पे सिलेक्ट करते हैं, राइट नंबर पे, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही सिलेक्ट करते हैं, राइट प्लेस पे सिलेक्ट करते हैं, मतलब उसके स्किल के हिसाब से उसे जहाँ होना चाहिए वहीं पर उसे बिठाते हैं, और राइट क्वालिफ़िकेशन के साथ सिलेक्ट करते हैं। तो इसे कहते हैं हम रिक्रूटमेंट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट करने के आपके पास कितने ज़रिए हैं। तो 2 जरिया होता है, एक इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। तो सबसे पहले आता है इंटरनल सोर्स। तो इंटरनली आप कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहला होता है प्रमोशन। तो देखिए जब भी कोई पोस्ट खाली होती है या फिर कोई नया पोजीशन क्रिएट किया जाता है, तब क्या होता है कि जो हमारे पास पहले से एम्प्लॉयज़ है
उनके एबिलिटी, उनके ऑनेस्टी, उनके स्किल, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो एक तरफ से देखो तो हो गई ना रिक्रूटमेंट, यानी कि कोई ना कोई तो आ गया आपके स्टाफ में। अब ये प्रमोशन से क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसका स्टेटस बढ़ेगा, उसके पावर बढ़ेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। सेकेंड है ट्रांसफ़र। अब देखिए, अगर आपके डिपार्टमेंट में कहीं पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, उन सारे एम्प्लॉयज़ को आप उस डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। तो क्या हुआ, एक तरह से रिक्रूटमेंट ही हुआ ना, स्टाफिंग ही हुई ना एक तरह से। थर्ड है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई वैकेंसी आती है, यानी जब भी कोई खाली जगह होता है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कहा जाता है कि आप अपने क्वालिफाइड फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का नाम बताओ जो जॉब चाहते हैं, तो उनसे एप्लीकेशन ले लिया जाता है। तो इससे ये सारे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि देखो हमें एक मौका मिला। फोर्थ है रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। अब जिन एम्प्लॉयज़ को कुछ कारणों की वजह से निकाल दिया गया था या फिर उन्होंने कहीं और जॉइंट कर लिया है, तो उन्हें मैनेजमेंट वापस से बुलाती है उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज, उनके एफिशिएंसी के हिसाब से। और अगर वो आ गए तो क्या होगा, स्टाफिंग हो जाएगा। फिफ्थ है प्रमोशन विद ट्रांसफ़र। अब देखो, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और ब्रांच में। लेकिन हम ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें प्रमोशन भी दे देते हैं। किस बेसिस पे, उनके एफिशिएंसी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके लॉयल्टी के हिसाब से। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर भी स्टाफिंग हो रहा है। सिक्स्थ है वेटिंग लिस्ट। अब देखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब एक ऐसा लिस्ट होता है जिसके अंदर उन सभी कैंडिडेट का नाम लिखा होता है जिन्होंने पास्ट में अप्लाई किया था लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। तो इस बार उन लिस्ट में से भी कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इससे भी क्या हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, यानी कि स्टाफिंग हुआ। अब कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस है जिसकी हेल्प से आप रिक्रूटमेंट करते हो। तो पहला है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है रिक्रूटमेंट करने का। इसमें क्या होता है कि जिन भी कंपनियों को स्टाफ की ज़रूरत होती है, वो लोग या तो न्यूज़पेपर में या जर्नल्स में या पीरियोडिकल्स में पोस्ट दे देते हैं कि हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने अगर उन एडवर्टाइजमेंट को इंटरनेट या टीवी या वेबसाइट पे देखा तो वहाँ से भी वो अप्लाई कर सकते हैं और जॉब को पा सकते हैं। सेकंड है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये क्या है, तो देखिए, कुछ पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कुछ कैंडिडेट का लिस्ट बना के रखते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है और जिन्हें जॉब चाहिए। तो जब किसी भी कंपनियों को स्टाफ की ज़रूरत होती है तो वो लोग क्या करेंगे, उन लिस्ट को देखेंगे और वहाँ पर जो भी उन्हें अच्छा लगेगा, जिसका क्वालिफ़िकेशन अच्छा है, जिसका स्किल अच्छा है, उसे चूज़ कर लेंगे। थर्ड है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब बहुत सारे एंटरप्राइज रिक्रूटमेंट इस तरीके से भी करती है। हर साल बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटी कैंपस रखते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग आएंगे, कमेटी आएगी, मतलब कमेटी आएगी, उस कमेटी में बहुत समझदार लोग होते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं और जो बच्चे उस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं उन्हें वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट ये सारा काम करती है, यानी कि हर साल कैंपस रखती है, आईआईएम या आईआईटीज़। वहीं पर कुछ ग्रुप जाती है, यानी कि कुछ कमेटी जाती है और वहाँ से स्टूडेंट को चूज़ करके लाती है। फोर्थ है ट्रेड यूनियन। अब देखिए, ट्रेड यूनियन के पास भी कुछ एम्प्लॉयज़ का लिस्ट होता है, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ वही होते हैं जिन्हें हमने कभी ना कभी निकाल दिया होता है किसी भी कारण से। तो उनका लिस्ट ट्रेड यूनियन वाले रखते हैं और जब हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए वो वाले, तो हम जाके उनसे लिस्ट में देखेंगे कि हमें कौन चाहिए और ले लेंगे। फिफ्थ है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज की हेल्प करते हैं वर्कर्स को सप्लाई करने में। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस के बीच में और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, और वो कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस को ये प्रॉमिस करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो कंपनी को, यानी कि बिजनेस को वर्कर्स लाके देंगे। वो ऑलरेडी वर्कर्स के कांटेक्ट में वो लोग रहते ही है, तो वो लोग क्या करते हैं, लेबर्स लेके आते हैं, उन्हें वेजेस देते हैं और फिर उस वर्कर साइट पर भेज देते हैं। ज़्यादातर ये कंस्ट्रक्शन साइट पर ही भेजे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, टी प्लांटेशन वाला एरिया हो गया,
यहाँ पर ही ज़्यादा ये लोग लेबर्स लोग भेजे जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर इनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। किसका? वर्कर्स का। 6th है रिक्रूटमेंट एट द गेट। आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए वर्कर्स रिक्रूट कर सकते हो गेट से भी। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस के बाहर ही बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो लोग क्यों खड़े होते हैं? ताकि अगर कोई छोटी मोटी काम आए तो वो लोग अंदर से आएंगे और हमें लेकर जाएंगे, इसलिए वो लोग वहाँ पे खड़े ही रहते हैं। तो बिजनेस एंटरप्राइज को जब ऐसा काम आता है तो वो लोग उन्हें लेके जाते हैं। 7th है मॉडर्न मेथड। अब यहाँ पर कैसे रिक्रूटमेंट होता है? यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बहुत सारी एजेंसीज क्या करती हैं कि वो लोग बहुत सारे कैंडिडेट का बायोडेटा अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं, और जब भी कोई बिजनेस यूनिट वैकेंसी निकालती है, जब भी किसी बिजनेस यूनिट को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इन एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। पर यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है, एग्ज़ाम, रिजल्ट, अपॉइंटमेंट सब ऑनलाइन। तो आगे का जो अपना टॉपिक है सिलेक्शन और ट्रेनिंग डेवलपमेंट, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा एंड आउचो।